बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आज से आप हमारा नया शो सच का साथ देख पाएंगे। और ये शो आप पीर से जुमेरात 10:05 पर मुलाजा कर सकेंगे। व्यूअर्स, हमारा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर सच का सफ़र 26 जुलाई 2003 से शुरू हुआ और उस वक्त हमने प्रोग्राम शुरू किया था सच तो ये है। और इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आजमाए और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस लाए। आप देख सकते हैं कुछ क्लिपिंग भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमने जो हाजरीन थे, ऑडियंस थी, वो मौजूद होती थी और बड़े नित नए मुनफरिद मौज़ूआत भी लेकर आए। पहली मरतबा पाकिस्तान टेलीविजन का कैमरा जेल के बैरक के अंदर किया और कैदियों की जो हालात इज़ार है वो अवाम तक पहुंचाई। फिर इसके अलावा ऐसे मौज़ूआत जो नेशनल टेलीविजन पे नहीं आते थे, मसलन बुजुर्ग शहरियों के हकूक, जो ख्वाजा सरा हैं उनके हालात ज़िंदगी, इसके साथ साथ थिएटर बसंत और उस वक़्त के दौर के इंतहाई हसास सियासी मौज़ूआत को भी हमने कैमरे की आंख पर और स्टेक होल्डर्स के साथ आपके सामने रखा। उस वक़्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो वर्दी का मौजू था उस पर भी हमने एक नशिस्त की, जिसमें उस वक़्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मौलाना फजल रहमान, वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद, सैयद नवीद कमर, खुरम दस्तगीर खान, कशमाला तारिक मौजूद थी। और इस एफर्ट में हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत पजीराई मिली, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा सफ़र एक नए फेज़ में दाखिल हो रहा है सच के साथ में, और इस फेज़ में ये जो सच तो ये का सफ़र था ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि नए फेज़ में हम जाएंगे इंशाल्लाह। आज से बल्कि हम जा रहे हैं अपने सच के साथ के प्रोग्राम में। हमारा सेगमेंटेड शो होगा जिसमें हम मुख्तलिफ कौमी इश्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनको हम आपके सामने लेकर आएंगे। हुकूमती जिम्मेदारान होंगे, अपोजिशन होगी, इसके साथ साथ जो माहिरीन हैं, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, उनकी आरा भी आपके सामने लेकर आएंगे। प्रोग्राम जो हमने सच तो शुरू किया था उसमें ये भी हमें लीड हमने ली थी कि पीटीवी पर अमूमी तौर पे तासुर यह है कि सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों को मौका मिलता है अपनी राय के इजहार करने का, लेकिन हमने अपोजिशन को भरपूर मौका दिया और इंशाल्लाह ये जो बैलेंस्ड ओपिनियन है हम आपके सामने लेकर आएंगे। हमारा बेसिक मकसद यह है कि दिन भर की जो खबरें हैं उसकी बड़ी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, ताकि इस कंफ्यूजन और इबाहम के दौर में जब खबरों का हजूम है, इस खबरों के हजूम में हमारी कोशिश होगी कि बिल आखिर सच आपके सामने लेकर आए जो बिलाशुबा हकायक पर मबनी होगा। तो हमारा और आपका साथ रहेगा और हमारी हतुल वज़ा कोशिश होगी कि जो आपका हम पर एतमाद है उसको हम जो है वो ठेस ना पहुंचाए और उसको आगे लेकर चले। आज के शो में भी बड़ी दो नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम जो बात करेंगे वो कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बन चुका है। पाकिस्तान में भी अब जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत बढ़ गया है, 92% ह्यूमन इन्फेक्शन रेट है और इसके अलावा 72,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं। 1560 के करीब लोग जो हैं वो इसकी वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एक बड़ा अहम इजलास हुआ कौमी राब्ता कमेटी का, जिसमें चारों वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदागान भी मौजूद थे। बड़े फैसले लिए गए, इस पर भी बात करेंगे। तो जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है स्काइप पर मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमें बहुत खुशी है कि हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन है कोरोना वायरस के हवाले से, जबरदस्त किस्म के इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि आज हमारे पहले शो में आप डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शिरकत कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस टुनाइट। और उनके बराबर में तशरीफ फरमा है मेरे सीनियर रह चुके हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की, जो मेरी पहली रिपोर्ट थी वो आपने गो हेड की थी और मैं पर्दा स्क्रीन पर आया था, सैयद फ़ाद हुसैन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉन न्यूज़ के एडिटर हैं, अपना शो करते हैं। फ़ाद हुसैन साहब, आपको भी वार्म वेलकम। मैं चाहूँगा फ़ाद भाई, ये जो आपका तो साफियाना तजर्बा बहुत वसी है, कुछ हमें गाइडेंस देंगे। 17 साल से हमने एक शो किया अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी ब्रेक के वो शो चला। आपको पता है हुकूमतें, इसमें 4-5 हुकूमतें आई गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो चला और एक पॉलिटिकल शो हमने किया। एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर अस के सच का साथ हम लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे फ़ाद हुसैन साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम अनवार और तमाम अनवार, एक सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा। ये जो आज आपका नया शो शुरू हो रहा है, और आप बहुत ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए और पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, जिसने एक नए फॉर्मेट पे नए शो शुरू किए हैं।
खुसूसन अनवार आपका, जिस तरह आपने जिक्र किया, बिल्कुल आप बहुत ही अरसे से आप टेलीविजन के पीटीवी के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये सफर जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमने साथ शुरू किया था, बड़ा लंबा अरसा गुजर गया, आप माशाल्लाह अभी भी उसी तरह नौजवान लगते हैं। और आपने बड़े ही इस लंबे अरसे में बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन क्योंकि स्टेट टेलीविजन है, तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपने तरीके से वो स्टेट चैनल को चलाते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन उन तमाम उतार चढ़ाव में आपने एक स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन रखा। आप अपनी जो अपनी प्रोफेशनल एथिक्स है उसको आपने जो है वो बरकरार रखा, और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में भी अनवार, जब प्राइवेट चैनल में पहले एक बड़ी तेजी से उठान हुई, उसके बाद प्राइवेट चैनल में जो जिस तरीके से मेरे ख्याल में कुछ हद तक एक सवाल भी आया, अनप्रोफेशनल किस्म की जर्नलिज्म जो है वो भी हमें देखने को मिली, अनफॉर्चुनेटली अब भी वो देखने को मिल रही है कई जगह पे। ऐसे माहौल में आपने जिस तरीके से माशाल्लाह कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, आपने, आपकी टीम ने, ये आप बिल्कुल वाकई में मुबारक के मुस्तहिक हैं, और मेरी दुआएं हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि ये नया जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है इसमें उसी तरह का प्रोफेशनलिज्म होगा, और इसीलिए ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस स्लॉट में एस्टैब्लिश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया फादल हुसैन साहब, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट फॉर अस। व्यूअर्स, अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो हमारी आज के दिन की जो बड़ी खबर है, एनसीसी का इजलास, वजीर आजम ने जिस अज़म का इजहार किया, और कोरोना वायरस जो अपने पंजे गाड़ चुका है पाकिस्तान में, इससे कैसे हमने नबर्द आजमा होना है, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे कायम रखना है। और जैसे आज वजीर आजम साहब ने कहा कि इस साल यानी साल 2020 में वी हैव टू लिव इन दिस ईयर विद कोरोना, जब तक वैक्सीन नहीं आती तो इसका तदारक मुश्किल है। लेकिन वो क्या एरियाज है जिनको हमने फॉलो करना होगा, सैयद फाद हुसैन और डॉक्टर फैसल सुल्तान से हम गुफ्तगू करेंगे, एक डायलॉग करेंगे, मुकालमा करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हम दोबारा लौट के आएंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, वॉच पीटीवी न्यूज़। DW की दुनिया देखिए हर सोमवार से जुमा शाम 5:30 बजे सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मेरा पहला ग्रेट एक्सपीरियंस वाज पीटीवी न्यूज। पीटीवी न्यूज इज माय अल्मा मैटर। इट वाज अ नर्सरी ग्राउंड फॉर मी। एडिटोरियल प्रोसेसिंग, जर्नलिस्टिक एथिक्स, कैमरे को फेस करना, कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, गेस्ट के साथ शो कंडक्ट करना, ये सब मैंने पीटीवी न्यूज़ सीखा। एंड आई स्टिल बिलीव कि इट इज़ द बिगेस्ट नर्सरी फॉर यंगस्टर्स। वहाँ पे इतना टैलेंट है, तब भी था, आज भी है। वहाँ की लॉजिस्टिक्स, वहाँ की मशीनरी, वहाँ के इवन स्टूडियोज़, कुछ स्टूडियोज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल से भी बड़े स्टूडियोज़ हैं। मैंने बहुत लर्न किया यहाँ से, पीटीवी न्यूज़ से, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ के प्रोड्यूसर्स से, यहाँ के डायरेक्टर करंट अफेयर्स से, यहाँ के माहौल से इमेंसली सीखा। मेरा तो अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था जर्नलिज्म का। जो कुछ सीखा पीटीवी न्यूज़ सीखा। जो इस मुकाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें इस इदारे का एक मेजर रोल है।
वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम सच के साथ में सैयद अनवारुल हसन हाजिर है। अब हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से मुखातिब थे तो उस खसूसी नशिस्त में आप भी उसमें मौजूद थे। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा, वेयर वी स्टैंड टुडे। 72,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 1500 से ज्यादा अमवात हो चुकी है, और वजीर आजम साहब कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होंगे, ज्यादा अमवात होंगी, लेकिन साथ में वो कह रहे थे कि हम इस मुल्क को लॉकडाउन नहीं कर सकते, नेगेटिव लिस्ट बनाएंगे, बाकी सब कुछ खोल देंगे। तो थोड़ा सा बताइएगा, जब सब कुछ खुल भी जाएगा, लोग इतनी एहतियात भी नहीं कर रहे, कोरोना वायरस के वार भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर हालात ज्यादा संगीन हो सकते हैं खुदा ना खासा। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मेरे ख्याल से जी सबसे जो अहम बात है वो ये जहन में रखना कि हालात का संगीन होना या ना होना किसी हद तक हम सब के अपने एक्शंस बतौर इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पे और मजमूई तौर पे बतौर मुआशरा, और इसके बीच में हमारी जहाँ भी कोई असर या रसूख है, चाहे अपने घर में, चाहे अपने दुकान पे, चाहे जिस जगह हम काम करते हैं उस पर, इन तमाम जगहों में जो हम जो तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं, जो एहतियात बरतेंगे, उसका डायरेक्टली असर होगा कि ये मामला कहाँ को जाता है। हमारा मेन मकसद ये है, देखिए ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बीमारी है और फैल रही है और वबा है, और वबा का तो मतलब ही है कि एक शख्स से दूसरे को लग सकती है और इसका फैलाव मुमकिन है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि इसका फैलाव जो है वो उस तेज़ी से ना हो कि हमारा मुआशरा और हमारे हस्पताल और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसके दबाव में आ जाए और हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना हो। तो सबसे अहम जो आज का मैसेज था वज़ीर आज़म साहब ने भी दिया, और मैं समझता हूँ कि वो आज का अहम तरीन मैसेज है, वो ये कि इस मौजूदा सिचुएशन में जहाँ उस नौइयत का लॉकडाउन अब नहीं है जो पहले था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, लेकिन उस नौइयत की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो फिर इसकी जो जिम्मेदारी है और इसकी जो ओनरशिप है वो हम सबको लेनी है। इसके बगैर इस पे काबू पाना इतना आसान नहीं। ठीक। और अब बताइएगा कि एसओपीज जो हमें फॉलो करने चाहिए इन दिनों में, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ईद उल फितर गुजरी है और आज पहला वर्किंग डे है, बीच में 2 वर्किंग डेज आए थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिड रमज़ान तक तो हम लोगों ने देखा कि एहतियात की लोगों ने, लेकिन जब शॉपिंग मॉल्स खुल गए, दुकानें खुल गई, मसाजिद में नमाज ईद भी अदा की गई, जुम्मतुल विदा भी अदा किया गया, आपसे मैं जानना चाहूँगा एज इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर एज वेल, कितना आम है अब हमारा मास्क पहनना जब हम पब्लिक प्लेसेस पे जाएं? अक्सर तो हम काफ़ी अरसे से हमने ट्रांसमिशन भी की, मेरा घर मेरी जन्नत, के अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें। डॉक्टर साहब, क्या डूज एंड डोंट्स लोगों को बताएंगे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से? क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, जब तक वैक्सीन नहीं निकलती हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। उस जीने के क्या तौर तरीके होने चाहिए? इस जीने के तौर तरीकों में जी सबसे अहम बात यह है कि किसी भी सूरत गैर ज़रूरी मूवमेंट, आना जाना, उसको कम करें। बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको करने के लिए अगर बाहर निकलना पड़े तो ठीक है, लेकिन जैसे इस कोरोना की वबा से पहले हम किसी एक छोटी सी चीज़ के लिए भी 4 दफ़ा निकल के हो आते थे, काम कर लिया, लोगों में मिल लिया, भीड़ में चले गए, हुजूम है वहाँ चले गए, ये चीज़ें अब नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी पुरहुजूम जगह या जहाँ बहुत से लोग हैं, और ख़ास तौर पे बहुत से लोग हैं तंग और महदूद जगह में, और ख़ास तौर पे किसी बिल्डिंग या इमारत के अंदर, तो उसको यकीनन बहुत तरीके से और डिसिप्लिन से अवॉइड करना। फाद हुसैन साहब, जी 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 प्लीज बात मुकम्मल कीजिए। और अगर किसी सूरत वहाँ जाना ही पड़े जहाँ हुजूम का खतरा हो, तो उस सूरत में मास्क का इस्तेमाल बाकियों को आपसे बचाने में इंतहाई मदद देगा। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ हाथों की सफाई, क्योंकि बसा औकात ये जरासीम सरफेसेस पे या हम गैर इरादी तौर पे भी अपने चेहरे को कई दफ़ा हाथ लगा देते हैं, और अगर हम ये वायरस कैरी कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ को जब हाथ लगाएंगे तो वहाँ वो कुछ देर रह सकता है जहाँ से किसी और को भी हो सके। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो वही है कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है। इसका मतलब है कि हमारे सांस, खांसी, नज़ले, इसके ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है। तो ख़ास तौर पे अगर किसी को खांसी हो, अव्वल तो वो घर से ना निकले, अपने आप को अलहदा रखे,
और ऊपर से मास्क भी जरूर पहने, खासतौर पे घर से निकलते वक्त। ठीक है, फाद हुसैन साहब, आप क्या तवक्को कर रहे थे? आज एनसीसी की मीटिंग थी, तमाम नजरें इस पे मरकूज थी, जो फैसला हुआ वो ठीक हुआ? डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी आपके साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? आपने इस पे बड़े कॉलम्स भी लिखे हैं, लास्ट कॉलम भी 30 मई का आपने कहा था कोरोना कम्स नॉकिंग। आपने कहा कि पहले कोरोना का पूछा जाता था क्या किसी को कोविड-19 हुआ, अब फिर कहा जाता था कि जी हमारे जानने वालों को हो गया। अब लोग इससे बचने के लिए तदाबीर ढूंढ रहे हैं। आज के फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया अनवर। देखिए, मामला ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर फैसल सुल्तान बात कर रहे थे कि ऑपरेशनली तो अच्छा काम हुआ है, और एनसीओसी जो एक इदारा बना है जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान खुद उसके एक सरगर्म रुकन है, उसने अच्छा काम किया है। एक साइंटिफिकली जो है मामलात को आगे लेके बढ़े हैं, डेटा का इस्तेमाल किया है, और एक सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए उसको उस तरीके से लेके चले हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और वहां पे कोई अगर ये कहे कि जनाब हम बिल्कुल तुक्केबाजी कर रहे हैं या अंदाजों पे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जहां पे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है वो ये है कि ऑपरेशनली तो हमने मामलात को बड़ा अच्छा संभाला है, और डॉक्टर फैसल जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने उसको अच्छा संभाला है। लेकिन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमारा शुरू से कुछ दुरुस्त नहीं है। अच्छा। और उसका नतीजा ये हुआ है। देखिए, अब हम जो मर्जी करें, अब जो मर्जी आग फैसला करें, जब एक बार आग लग गई, जब आपने उस वक्त शुरू में आग को लगने से नहीं रोका, जब वो लग गई और बाद में आप कहें कि अच्छा अब हम क्या करें, तो फिर आपके पास ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। अगर आज कोई ये सवाल करे अनवार कि जनाब अब हम क्या करें, लॉकडाउन करें ना करें, वो डिबेट तो खत्म हो गई है, तो वो बात दुरुस्त है, डिबेट खत्म हो गई है। लेकिन जिस वक्त वो डिबेट होनी चाहिए थी उस वक्त वो नहीं हुई। जिस वक्त हमें अर्ली स्टेजेस में वो फैसले करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। हम कंफ्यूज्ड रहे, हमारी पॉलिसी कंफ्यूज रही, हमारी अप्रोच कंफ्यूज रही, और हमारी कम्युनिकेशन कंफ्यूज रही, जिसके नतीजे में मुझे बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है अनवार कि आज पाकिस्तानी अवाम का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कंफ्यूज्ड है। वो कहता है जी ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो एक नजला जुकाम है, इससे तो कोई इशू नहीं होगा। इसलिए वो बाजार में भी जाते हैं, मिलते भी हैं, मास्क भी नहीं पहनते। वो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी रियासत ने उनको ये समझाने में फेल हुई है कि ये मामला कितना संगीन था। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले को 3 महीने में एक सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक फेलियर्स हमने किए हैं, और हम एक गलती, जब आप गलती से बुनियाद खड़ी करते हैं इमारत की, तो जो ऊपर वाली मंजिल है वो भी टेढ़ी होगी। अब हम जो मर्जी कर लें, हमारी बुनियाद गलत हुई है। चुनाचे डॉक्टर फैसल सुल्तान जैसे ब्रिलियंट लोग जितना भी कर लें वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बुनियाद गलत पड़ गई। मैं फैसल साहब से पूछूंगा, लेकिन फाद साहब आपने चूंकि कहा कि जैसे बहुत से लोग इसको गैर संजीदा लेते हैं, बिलखसूस हमारे दही इलाकों में वो कहते हैं कि जी ये तो नज़ला जुकाम है। बीबीसी ने भी इस पे एक स्टोरी की, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वायरस मिस इन्फॉर्मेशन, और आप हैरान होंगे कि उन्होंने, बल्कि आप तो खुद एक मीडिया प्रैक्टिशनर है, मीडिया एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि खुद वहां पर भी गलतुलाम पहले मफरूजे थे इसके हवाले से। कोई कहता था ये 5G की जंग है, कोई कहता था कि इसके और जो है वो वजूहात हैं, और इसकी वजह से लोगों ने इसको इतना संजीदा नहीं लिया जिसकी अब ह्यूमन कॉस्ट दे रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कहलाता है, वहां भी कोरोना वायरस को शायद मीडिया ने मिस इंटरप्रेट कर पाए, सही तौर पे नहीं इंटरप्रेट कर पाए, या हुकूमतों ने इतना संजीदा नहीं लिया। आपके इल्म में है कि बोरिस जॉनसन जो बरतानी वजीर आजम है वो भी इस मर्ज में मुब्तला हुए। तो आप समझते हैं कि मीडिया की मैसेजिंग भी सही नहीं हो पाई इस पे? देखिए, मेरा ख्याल है अनवार, आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है, और ये काम बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ये हमारे पास पहले किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई केस स्टडी तो थी नहीं ऐसी कि क्या करना है, नहीं हमें मालूम था कि ये किस तरह की डिजीज आ रही है और एकदम कितनी तेजी से फैलेगी। मगर जब ये एक बहरान आ गया, क्राइसिस आ गया, उसके बाद ये टेस्ट था लीडरशिप का। जिन ममालिक की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में एग्जाम्पल इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो फेल हुए हैं, और अगर हमने कोई एग्जाम्पल देनी हो तो उनकी दें, उन ममालिक की दें जो कामयाब हुए हैं। अमेरिका फेल हुआ है, बरतानिया फेल हुआ है, इटली फेल हुआ है, स्पेन फेल हुआ है। इनकी एग्जाम्पल ना हमें देनी चाहिए ना हमारी लीडरशिप को देनी चाहिए। इसलिए हम दूसरों की गलतियों से ना सीखें,
जहां पे कामयाबी हुई है उससे सीखें, लेकिन बदकिस्मती से हम फेलियर्स को देख के उनकी एग्जांपल दे रहे हैं और जहां पे कामयाबी हुई है उसको एग्जांपल नहीं दे रहे, और इस वजह से हमने खुद अपनी पॉलिसी को भी कंफ्यूज किया है और अपने लोगों को भी कंफ्यूज किया। ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर बात है इफ़ाद साहब ने अपना तज्जिया दिया, इस पे आप कमेंट करना चाहें कि अब हमारी सिमत का सही तयन हो चुका है, और दूसरा अब चूंकि एक इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, 92% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन हो रही है, कौन सी अद्वियात हैं जिसका इस्तेमाल किया जाए? लोग जाहिर बात है सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप खुद इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर हैं। क्या एक तो कुछ तो आपने एहतियात बता दी, लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाए तो इब्तदाई क्या मेडिसिन्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए? डॉक्टर फैसल साहब। जी, मेडिसिन का मैं जिक्र करता हूं, लेकिन थोड़ा सा जो फाद साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलता हूं। देखिए, बात यह है कि जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसके कुछ अहम जुज इस कोरोना वायरस के हवाले से रहे हैं और उनको याद रखना जरूरी है। पहली तो बात यह है कि जब ये बीमारी फैलना शुरू होती है, कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस जो सांस के जरिए या खांसी या जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स के जरिए, ड्रॉपलेट्स के जरिए फैले, उसके कुछ डायनामिक्स हैं जी। सबसे पहले तो ये कि कुछ बीमारियों को कंटेन करने की कोशिश की जाती है किसी एक जोग्राफिया में। वो कोशिश की, चीन ने कोशिश की, किसी हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन वो परफेक्टली कंटेन नहीं हुई और ये बीमारी मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गई। चुनाचे उस कंटेनमेंट के फेज के बाद इसको स्लो करना या मिटिगेट करना या इसके फैलाव की जो रफ्तार है उसको स्लो करना मकसद था। तो उसका पहला हिस्सा ये था, जब आपके पास मालूमात बहुत नहीं होती तो आप इसको डायरेक्ट करके किसी टारगेटेड तरीके से नहीं एड्रेस कर सकते। उस सूरत में फिर यही तरीकाकार रह जाता है कि आप सारे मुल्क में एक ब्रॉड लॉकडाउन या स्लो डाउन करने की कोशिश करें। वो हुआ, बहुत से मुल्कों ने ट्राई किया, मुख्तलिफ तरीके से ट्राई किया और उसमें सक्सेस भी कुछ वेरिएबल है और इसके बारे में भी जो साइंस और स्टेटिस्टिक्स हैं वो अभी आउट हैं कि किस मेजर का कितना इफेक्ट है और लॉन्ग टर्म क्या ये कैसे प्ले आउट करेगा। क्या इसको मुकम्मल तौर पे बहुत थोड़ा करके जो रोक लेना या स्लो डाउन कर लेना जो है वो ट्रूली एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। किस जगहों में हुई, जो आइलैंड नेशंस हैं या क्लोज्ड सोसाइटीज़ हैं, ये ज़्यादा डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं, उनमें या कुछ ऐसी जगहों में जहाँ सोसाइटी खुद से बहुत सी जिम्मेदारी लेती। सो इसमें बहुत सारी वेरिएशन है। तो लेकिन जब वो पीरियड जो है उसको आप कुछ हफ्ते कुछ महीने तो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन बहर कैफ वो एंडलेस या लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि आप उससे एग्जिट कैसे करें और किस पेस पे करें और वो कौन सी चीजें हैं जिनको लूजन अप करें और वो कौन सी हैं जिनको ना करें। तो इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन भी हुई, इसके बारे में जो इंटरनेशनल डेटा है वो भी देखा गया और जो अपना पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है वो भी देखा गया। बहर कैफ आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हज़ारों लोगों में ये इन्फेक्शन है और इसमें कोई शक नहीं कि इसका फैलाव हो रहा है और आगे चल रहा है। इसके जो टोटल टेस्ट हैं उसकी बेसिस पे ये फैसला करना कि ये माशरे में कितनी है इन्फेक्शन, वो तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि आपको फिर बहुत बड़ा सैंपल चाहिए उसको करने के लिए। तो फिर हम चंद बहुत अहम जो मेजर्स हैं उनको देखते हैं, जिसमें वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं, वो लोग जो वेंटिलेटर पे हैं और खुदा न खास्ता बदकिस्मती से वो लोग जिनकी इससे डेथ हो गई है। ये तमाम एदाद शुमार जो हैं फिर ये आपको आपकी जो वबा है उसकी तेज़ी और उसकी डायरेक्शन को बताता है। अब रह गई दवाइयाँ या तरीक़ाकार। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इसमें ऑक्सीजन जो है एज अ सपोर्टिव मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको ज़रूर मेडिकल केयर की तरफ राब्ता करना चाहिए। ठीक है। इसमें बहुत सी दवाएं और इंटरवेंशंस ट्राई की गई हैं, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी दवाई माँ सवाए एक दो एग्जाम्पल्स के कोई वाज़े तौर पे दो टोक असर नहीं रखती। इसमें जनरली जो आईसीयू में पहुंच गया मरीज, उसमें सपोर्टिव केयर और एक एक्सपर्ट सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है और उसके ज़रिए जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो दुनिया भर में बेहतर हो रहे हैं। शुरू में जो रिपोर्ट्स आई उसमें यही कहा गया कि 85 से 90% के करीब लोग जो हैं जो वेंटिलेटर पे पहुंच जाएं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अब कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें वो फिगर्स थोड़ी इंप्रूव हुई हैं जूं जूं के सिस्टम को लोगों को एक्सपीरियंस हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मजमूई तौर पे तो शरह अमवात जो लोग वेंटिलेटर पे हैं उसमें
जो डेथ रेशियो है कदरे ज़्यादा है, लेकिन कुछ इदारों में और कुछ जगहों में, कुछ पॉकेट्स में इसके बेहतर अदाद-ओ-शुमार भी देखने में सामने आए। तो जी जी आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं ये भी करना चाहूँगा फाज साहब से कि फाज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि नेगेटिव लिस्ट हमने मार्क करनी है, बाकी सब कुछ खोलना है। और उनका ये भी बड़ा तसल्सल से एक मौक़िफ़ है, बयानिया है, जिसको वो रिपीट भी करते हैं कि पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार हैं। तो ये लाइव्स और लाइवलीहुड का भी मामला है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और फिर डॉक्टर फैसल साहब, आप पहले अपना आर्गूमेंट वो मुकम्मल कर लें, फिर ये मैं सवाल फाज साहब आपके लिए। जी डॉक्टर फैसल साहब, प्लीज गो अहेड। जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ दवाएं हैं जिनमें जो रिसर्च की मद में आती हैं और वो टेस्ट की जा रही हैं और देखी जा रही हैं। इस हवाले से मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूं कि ऐसी सूरत में मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। और वॉर क्या कहूँ, एक मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है जिसमें अक्सर औकात इवन एक्सपर्ट्स बह जाते हैं। आपको याद होगा कि कितना जोर शोर था क्लोरोक्विन का और हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, लेकिन अब जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, थोड़ा बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ, विजडम के साथ इन रिपोर्ट्स को और इस इंफॉर्मेशन को देखने की जरूरत होती है। तभी कुछ फैसला होता है कि कौन सी दवाएं फायदेमंद है और कुछ मुज़िर भी हो सकती है। जी फाज साहब, उस सवाल आपकी तरफ मैंने डायरेक्ट किया था। जी देखिए अनवार, मेरे ख्याल में हमने इसको बगैर किसी वजह के सारे मामले को बड़ा ही पेचीदा बना दिया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम लोगों ने, हमारी रियासत ने खुद लोगों को कंफ्यूज किया है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, जब शुरू में एक नई चीज आई है और आपने को फैसले करने हैं, आपको नहीं मालूम होता कि आपका फैसला गलत है या सही है, वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन आप जो भी फैसला करें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके पीछे हार्ड लॉजिक होनी चाहिए। मसला ये हुआ है कि ये जो लाइव वर्सेस लाइवलीहुड की हमने खामखा पहले चंद हफ्तों में जो एक डिबेट हमारी गवर्नमेंट ने खड़ी कर दी, कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों को कहे कि या हम तुम्हें जिंदगी दे, तुम्हारी गारंटी कर सकते हैं, या तुम्हारी रोटी? भाई, गवर्नमेंट का काम है दोनों गारंटी करना। ये कैसी गवर्नमेंट है जो कहती है कि या जान ले लो या रोटी ले लो? भारत की एग्जांपल दे रहे थे वज़ीर आज़म साहब के, भारत में 2 माह लॉकडाउन रहा और इन्फेक्शन रेट ज्यादा बढ़ गया। भारत का हाल देखें अब क्या है। वो भारत में कंप्लीट लॉकडाउन था ना, उसी की एग्जांपल दे रहे थे कि वो वर्स्ट एग्जांपल है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। मेरा नुक्ता ये है कि आपने ये कहना, आपका स्टार्ट ही होना चाहिए था कि भाई हुकूमत है ना, हमारा काम है आपकी जिंदगी का भी ख्याल करना, आपकी रोटी का भी ख्याल करना। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे उसकी हम पॉलिसी बनाएंगे। चुनाचे जब आप खुद क्लियर नहीं होते तो आपकी आगे सारी पॉलिसीज गड़बड़ होनी शुरू होती हैं, पहली बात। दूसरा, देखिए ये बात दुरुस्त है, डॉक्टर फैसल सुल्तान बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इस हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इन्फेक्शन ने फैलना तो है, ये तो कोई नहीं कह रहा कि इन्फेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ये भी कोई नहीं कह रहा, जो बार बार कई लोग गवर्नमेंट में कहते हैं कि जनाब देखिए लॉकडाउन से मसला, बीमारी जाएगी तो नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी। पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन से बीमारी जो खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा अगर जहन को क्लियर करके सोचें तो सीधी सी बात है, देखिए वैक्सीन आने में साल लग जाए, 18 महीने लग जाए, हमें नहीं पता। ठीक, लॉकडाउन का इशू क्या था कि जब तक वैक्सीन आती है तब तक हम उसके जो स्प्रेड है उसको स्लो करें, और कैजुअलिटीज को कम करने की कोशिश करें, बस ये चीज थी। अगर हम ये शुरू से ये क्लियर होते, हम लोगों को कहते कि देखिए हमने इसके इन्फेक्शन को स्लो करना है। स्लो करने के लिए क्या तरीका है? एक है लॉकडाउन और दूसरा है लोग खुद अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें। ठीक है, लॉकडाउन शुरू में नहीं हुआ क्योंकि हम कंफ्यूज थे, उससे गड़बड़ हुई। दूसरा, लोगों के जहनों में कंफ्यूजन दूर करने का तरीका क्या था कि गवर्नमेंट प्रॉपर प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करती, वो नहीं हुई, तो ट्विन फेलियर हुआ। उसके नतीजे में आज लॉकडाउन कर भी लिया, नुकसान भी हो गया, कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया, और उसके नतीजे में अभी वैक्सीन भी नहीं आई है और रेट ऑफ स्प्रेड ज्यादा तेज हो गया है। जी बिल्कुल क्विक इंटरजेक्ट आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर फैसल साहब, वैक्सीन कब तक आएगी? कोई टाइम में दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? ट्रायल्स बहुत हो रहे हैं, बर्तानिया में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, कोई टाइमलाइन है? के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि जी बहुत सी कैंडिडेट वैक्सीन हैं और इस तरह की बीमारी के लिए वैक्सीन बनानी, दरियाफ्त करनी, फिर ये देखना कि ये एफिकेशियस है यानी ये फायदेमंद है, और फिर उसकी प्रोडक्शन करना और फिर फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इतना आसान नहीं होता। और इसमें बेस्ट के सिनेरियो में भी अगर तमाम चीजें ठीक भी चलें तो कई महीने लग सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा।
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, ये सारे कंकरेंटली और साथ चलते हैं। और जब आप ईज आउट करते हैं किसी भी लॉक, अच्छा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ जो इसकी स्पेस है ना बीमारी की, उसका कुछ अंदाज ऐसा है कि ये उतने लंबे अरसे में चल रही है कि जिसमें एक्सटेंडेड लॉकडाउन प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली मुमकिन नहीं है। और मैं इकोनॉमिक्स के बाद थोड़ा सा एक हेल्थ का आर्ग्यूमेंट भी दूंगा, वो ये है कि जिस किस्म का लॉकडाउन इस चीज को बहुत जोर से सप्रेस कर सकता है, उस किस्म का लॉकडाउन जो हेल्थ सिस्टम पे असरात छोड़ता है वो भी बहुत डैमेजिंग है। मैं एक दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे टीवी प्रोग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन है कि पिछले इन चंद हफ्तों में जब से ये चीज चल रही थी, 85,000 पेशेंट्स जो इस सिस्टम में होने चाहिए थे इस दौरान में, वो मिसिंग है ट्यूबरक्लोसिस के। इसी तरह जो वैक्सीनेशंस हैं उसमें बेइंतहा ड्रॉप आया है, 55% के करीब एक प्रोविंस में। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें बहुत सी चीजों को साथ लेके चलना है। इकोनॉमी तो एक तरफ, लेकिन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सिस्टम्स जो है वो भी बहुत डैमेजिंग हो सकता है अगर हम उसको केटर ना करें। तो ये बात बिल्कुल इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं कि कॉम्प्लेक्स है, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स और जिसे कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग की जरूरत है। और साथ साथ अगर कहीं गलती हो भी तो उसको करेक्ट करके और उससे कुछ नतीजे अखज़ करके बेहतर फैसले आगे भी करते जाना चाहिए। यानी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आपका, सैयद फ़ाद हुसैन साहब आपका, दोनों मौजूद को बहुत शुक्रिया। टेक अवे यही है कि हमने कोरोना के साथ ज़िंदा रहना है और साथ में अपने मामूलात को, ज़िंदगी को भी बढ़ाना है और समाजी फासला और एहतियात भी करनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस में एक अच्छा खासा कमी का फैसला किया है, इसके अवाम पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर कभी अहाता करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद लौट के आएंगे। एक सच जो छुपा हुआ हो, एक कहानी जो पहले सुनी ना गई, कुछ मीठा तो कुछ कड़वा, फीका कभी नहीं, तीखा यकीनन। हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके जहन में हो, देंगे वो जवाब जो लोग देते हो, बरजस्ता। देखिए हर जुमा की रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम व्यूअर्स, एक दफा फिर आपको खुशामदीद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया है, जिनका आज से इतलाक हो चुका है और अच्छा खासा जो है वो कमी का फैसला किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर तक ये सस्ती कर दी गई हैं और मैं कैलकुलेट कर रहा था पिछले 4 माह में ये 42 रुपए कमी बनती है कंसोलिडेटेड। इसके क्या असरात होंगे, फहीम सरदार साहब जो बड़े नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं उनसे हम जानेंगे। फहीम सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह का फजल। फहीम भाई बताइएगा, ये जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फैसला किया है, ये इसके हवाले से आपकी क्या राय है? सही फैसला है और इसके अवाम नास पे क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे, क्योंकि महंगाई को ये कमी लाने में मदद मिलेगी? इस हवाले से थोड़ा सा जरा रोशनी डालिएगा। शुक्रिया। देखिए पहली बात ये कि जो पेट्रोलियम है जी आप प्लीज बात कीजिएगा। जी, जो पेट्रोलियम जो है ना उसकी एक कॉस्ट है, एक बुनियादी कॉस्ट है। इसके जो भी आप जितनी इसकी ज्यादा कीमत होगी उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट होती है, उतनी ज्यादा आपकी फाइनल कॉस्ट आती है मार्केट में, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत असर होता है। देखिए याद रहे कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टिंग मुल्क है, पाकिस्तान एक ऑयल एक्सपोर्टिंग मुल्क नहीं है, ऑयल इम्पोर्टिंग मुल्क है। अभी जो दुनिया में कीमतें कम, थोड़ा सा पहले हम देख रहे थे कि अमेरिका के अंदर फ्यूचर्स की जो प्राइस थी ऑयल फ्यूचर्स की, वो नेगेटिव $35 में चली गई थी। क्यों? क्योंकि किसी के पास स्टोरेज की कैपेसिटी ही नहीं थी।
ठीक है, इसका ये नहीं मतलब कि हमें मनफी $35 का तेल मिलेगा। इसका ये मतलब है कि हमें बुनियादी तौर पे जो मार्केट में जो कम तेल की कीमत है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। अब हुकूमत ने चीज को पास ऑन किया है। अगर हुकूमत ने चीज को पास ऑन किया तो उसका ये मतलब है कि हम क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी इन्फ्लेशन है वो मजीद कम होगी, जो वैसी 8.2% पे गालबन आई हुई है। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट्स ऐसे तो नहीं। अच्छा, ये मुझे फहीम सरदार बताइएगा कि बहुत सा हमारी जो बिजली है वो भी तेल से बनती है और उससे बिजली में की भी निर्खों में कमी लाई जा सकती है, गुंजाइश है हुकूमत के पास, या आप समझते नहीं है? यस एंड नो। देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं, उसके सारा वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। उसमें जो देखिए बुनियादी बात यह है कि जो आपका एक मेन कंपोनेंट अगर सस्ता हो गया है, उसकी कीमत अगर कम होगी तो फिर सबकी कीमत कम होने की इसमें गुंजाइश होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो किस तरह होता है, कब पास थ्रू होता है। देखिए, हुकूमत ने तेल की कीमत कम तो की है, लेकिन साथ साथ हुकूमत को बहुत सारे डेफिसिट्स भी तो हैं जो संभालने हैं जी। तो इसलिए क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा टूल है, इसका हुकूमत को फायदा भी है। आप इसी सही कह रहे हैं, कतर कलामी के लिए माजरत के कुछ जो हुकूमत के नाकदीन है, अपोजिशन है, वो कह रही है कि जो टैक्स है वो 30 रुपए कर दिया 1 लीटर में। और असद उमर साहब की स्टेटमेंट्स भी कोट करते हैं कि जब वो अपोजिशन में होते थे तो कहते थे जो 18 रुपए फी लीटर टैक्स दिया जाता है वो भी ज्यादा है। और साथ में आज प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि महसूलात में भी कमी वाक़ई हुई है ये लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। तो आप समझते हैं हुकूमत जो है वो टैक्स इसलिए ले रही है कि उनको ज़ाहिर बात है फिस्कल स्पेस का इशू है? जाहिर बात है जी। देखिए, फिस्कल स्पेस का एक मसला था और कोरोना की वजह से वैसे ही बढ़ गया और ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में एक कैश क्रंच आ गया, एक इलिक्विडिटी आ गई है, आपकी इकोनॉमी टाइटन हो गई है, बिला वजह कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हमारा इतना बुरा हाल नहीं जितना दूसरे मुल्कों का है, मैं उन पर अभी बात नहीं करूंगा। ठीक है। जो हुकूमत ने अपने खर्चे भी निकालने में, देखिए हुकूमत ने चाहा था, कहा था, तो इवेंचुअली प्राइसेस कम हुई हैं क्योंकि मार्केट प्राइस कम हुई है। थोड़े थोड़े लैग के साथ हुकूमत ने फिर लोकल प्राइसेस को भी कम कर दिया। ठीक है। हुकूमत ने अपने खर्चे भी तो निकालने हैं ना, अपने डेफिसिट्स भी तो पूरे करने हैं। देखिए, टैक्स रेवेन्यू आपका नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज अ मैसिव स्लो डाउन इन द इकोनॉमी पॉज हुई भी है। सो ये मसले रहेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, फहीम सरदार से थोड़ा सा ऑडियो का भी आपका डिस्टॉर्शन, बट थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना टेक दिया कि प्राइसेस का जो है ज़ाहिर बात है इसका हुकूमत ने अच्छा किया। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया कि इस वक्त जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत है पाकिस्तान में वो जनूबी एशिया में सबसे कम है। और बड़ी अच्छी बात है कि मेरे समेत बहुत से लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक है उनको पेट्रोलियम की प्राइस में जो कमी आती है तो जाहिर सी बात है एक कुशन मिल जाता है और आपकी जो पेट्रोल पे खर्चा है वो भी कम हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर हुकूमत गुंजाइश करे और थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करे तो बिजली के बिलों में भी अगर कमी लाई जाए तो आम सार्फिन को भी फायदा होगा। लेकिन हमने ये टॉपिक टप किया, अब हमने एक और बड़ा अहम टॉपिक है जिसको हम जरूर टच करना चाहेंगे। वो व्यूअर्स इंटरनेशनल न्यूज है और अमेरिका में इस वक्त आग लगी हुई है क्योंकि वहां पर जो स्याफाम शख्स हैं जॉर्ज फ्लॉयड, उनको बड़े बेईमाना अंदाज में, बड़े संगदिल अंदाज में एक पुलिस जो कि सफेद फार्म है, और अब ये बहस अमेरिका में चल पड़ी है, हमेशा से वहां पर एक नस्ली इम्तियाज का और एक काले और गोरे के दरमियान जो फर्क रवाज रखा जाता है उसका फर्क जो है वो दोबारा से बहस छिड़ गई है। उसकी हलाकत हुई है, उसने कोई एक चेक दिया था जो गलत चेक था और उसके बाद वो वीडियो भी बहुत ही दिलखराश है, वो हम आपके सामने नहीं प्ले करेंगे। लेकिन अच्छा खासा जो है वो क्रैकडाउन भी हो रहा है और 40 शहरों में, अमेरिका के बड़े 40 शहरों में बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हो रहे हैं और आप उनके विजुअल्स भी देख सकते हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं कोविड-19 के सूरत हाल के बावजूद। और अमेरिका में पहली हलाकतें 1 लाख से ज्यादा तजावज कर चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन जो ये अमल हुआ है 25 मई के ये वाकया है और आज 1 जून है, 6 दिन से अमेरिका में क्लोज डाउन है और कर्फ्यू का समा है। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं, बड़े मारूफ एकेडमिशियन है और इसके अलावा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, हम अक्सर इनको शोज में अपने लेते हैं। डॉक्टर आदिल नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, अमेरिका में इस वक्त ये एक तो कोविड-19 का इश्यू है, उस पर हम आपसे वक्तन बात करते रहे, पाकिस्तान में भी अब इसके बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का इश्यू है, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसका बैकग्राउंड तो है, एक दफा मुझे भी अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ था और वहां पर हमारी स्पेशल ट्रेनिंग कराई गई थी कि कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है और पुलिस ऑफिसर्स बाज दफा अपनी ड्यूटी से तजावज कर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अ ब्लैक पर्सन, अफ्रीकन अमेरिकन। क्या इस वक्त स्टेट है अमेरिका में? हमें तो यही खबरें आ रही हैं कि 40 से बड़े ज्यादा शहरों में कर्फ्यू का समा है और एहतजाजी पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े अमेरिका में। जी यकीनन ऐसा ही है। अमेरिका की एक तारीख है और बड़ी दर्दनाक तारीख है नस्ल के हिसाब से, क्योंकि स्लेवरी थी और स्लेवरी के बाद एक सिविल वॉर हुई, लेकिन ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो ख़त्म हो जाती हैं कानून के आने से। एक सिस्टेमिक नस्ली इम्तियाज जो है वो सोसाइटी में मौजूद है और हम देखते हैं कि एक तवातुर के साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले कई ऐसे वाक़ये हुए और हर वाक़ये की जो कहानी होती है वो ये होती है कि खुसूसन जो सियाफ़ाम अमरीकन हैं उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है। एक सोसाइटल टारगेटिंग है। ऐसी टारगेटिंग नहीं है कि कोई सिर्फ सोच समझ के करता है, लेकिन क्योंकि वो नस्ली इम्तियाज़ की जो कहानी है वो इतनी रसी हुई है सोसाइटी के अंदर कि उनके साथ अगर कोई उनको गाड़ी चला रहे हैं तो उनका चलान होने का या उनको रोकने का इम्कान कहीं ज़्यादा होगा। और ये डिवाइडेड सोसाइटियों की निशानी होती है, हर मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज से होती है। अमेरिका में इसका जो सबसे अहम पहलू है वो नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से है और नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से हमने ये भी देखा कि खुसूसन पिछले कुछ सालों में हमने इसमें एक ख़ास बढ़ाव का रुझान इस तरह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो उनकी अपना जो सपोर्ट बेस है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसा है जो जिसको अगर वाइट सुप्रीमेसिस्ट नहीं भी है तो वो नस्ल के हवाले से वो एक तफरीक की सियासत जो है उसमें बिलीव करता है। उसकी वजह से हमने हाइटन देखा और जब ये इस किस्म के वाक़ये होते हैं तो फिर गम होता है, गुस्सा होता है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है और कई बार ये प्रोटेस्ट जो है वो रायोटिंग में बढ़ जाता है कि दुकानें जलाई जाती हैं, गाड़ियां जलाई जाती हैं और तमाम की तमाम सोसाइटी जो है वो ऑन एज होती है। तो यकीनन अमेरिकन सियासत में जो इंटरनल मसले हैं उसमें शायद इससे बड़ा मसला कोई नहीं है और ये हमने एक बार फिर देखा, कुछ महीने पहले भी देखा था, उससे भी पहले देखा था कि हमने फिर देखा कि इस किस्म के जो वाकया होता है वो जो सोसाइटी के अंदर एक लावा जो भरा हुआ होता है वो निकल आता है। और अगेन मैं कहूँगा कि ये एक डिवाइडेड सोसाइटी की निशानी है कि कुछ मुल्कों में ये मजहब के नाम पे डिवीजन होती है। अमेरिका में जो खुसूसन डिवीजन है कुछ पे नस्ल के हिसाब से होती है, कुछ में ज़बान के हिसाब से होती है, कहीं मजहब के हिसाब से होती है। अमेरिका में सबसे बड़ी जो डिवीजन है वो नस्ल के हिसाब से है और स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म अमरीकी जो है उनका जो टसल है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन आखिरी बात ये कहूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम जो सफेद फार्म है वो तमाम स्याह फार्म के खिलाफ है, क्योंकि इन मेजॉरिटी अभी भी इस मुल्क की जो सफेद फार्म भी है वो एक हमाहंगी चाहती है, वो एक कंपैशन चाहती है, वो एक बराबरी चाहती है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक तादाद ऐसी है सोसाइटी में जो इस तफरीक और डिवीजन की सियासत को आग लगाती रहती है। अच्छा डॉक्टर आदिल नजम साहब, ये बताएगा जाहिर बात है कोरोना की भी अभी भी उसका जो वार हैं वो जारी हैं, 1 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं अमेरिका में अमवात। साथ में ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, मीडिया में किस किस्म की डिबेट हो रही है? अमेरिकी सदर ट्रंप का आपने खुद ही सारा सियाको सबाक बता दिया, लेकिन उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग की हुई है। क्या डिबेट्स हो रही हैं? एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से तो लॉकडाउन का कहा जा रहा था, ओपन अप भी हो रहा था अमेरिका, लेकिन अब तो दोबारा से क्लोज डाउन हो गया है, चाहे वो डेलिस है, चाहे वो शिकागो है, चाहे वो और बड़े बड़े जो अमेरिका के शहर हैं। मीडिया में किन खतूत पे डिबेट जारी है? देखिए दोनों चीजें साथ चल रही हैं और ये बात जो है इससे पहले भी इसका इम्कान था और दूसरे ममालिक में भी हमने देखा है और खुदा न खास्ता और भी देखने का इम्कान है कि जब कोरोना वायरस किस्म की कोई चीज होती है, एक लॉकडाउन के अलावा उसका एक मुआशी पहलू भी होता है, तो ऑलरेडी स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है और उसमें जब इस किस्म का वाकया होता है तो वो तेल के ऊपर आग लगाने की मुतरादिफ होता है कि जो एक ऑलरेडी एक गुस्सा है, एक ऑलरेडी जो गम है, एक ऑलरेडी जो परेशानी है, एक ऑलरेडी जो स्ट्रेस है, उसके ऊपर जब ये चीज आ गई
तो फिर जो वो लावा है वो हमें और ज्यादा फटता हुआ नजर आता है, और यही हमें नजर आया। तो एक तरह से तो ये है कि जहां आप देखें, अगर वो मुजाहरे उसमें जिसने मास्क पहनना है उसने मास्क पहनना है, लेकिन बात यही है कि जब आपके अंदर का लावा इतना बढ़ जाएगा कि उसको अंदर काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो बाहर निकल के आएगा। और मेरे ख्याल में तमाम सोसाइटीज के लिए अगर कोई इसमें लेसन है, कोई इसमें सबक है, तो सबक ये है कि अंदर की जो डिवीजन है, खुसूसन मुश्किल की वक्त में हमें उस पे मरहम डालना चाहिए, उस पे आग पे तेल नहीं छिड़कना चाहिए। आखिरी इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका आपने भी हल्का सा हवाला दिया, वो ये कि ना सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं और ये सारी मुश्किलात उनके दौर में आ रही है, और उनकी जो सदारत है उसमें वो खुल के एक तरह से उन्होंने कोई स्टेटमेंट, या एक तो होता है ना कि अमूमन लीडर जो है वो कोशिश करते हैं कि मुल्क को एक साथ लाएं, वो एक तरह से मरहम डालें, वो एक तरह से हमआहंगी की बात करें। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती, बल्कि या खामोशी नजर आती है या फिर एक टिल्ट नजर आता है जो इन हालात को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसका एक पहलू ये है कि इसी साल नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का जो उनका सपोर्ट बेस है वो उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है, खुसूसन जो लोअर इनकम सफेद फार्म अमेरिकन है, कि जो इस मसले में जो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो उनकी तरफ से हमें ये नजर आता है कि वो एक तरफ तो अपना सपोर्ट बेस संभालते हैं, और सपोर्ट बेस संभालने के चक्कर में जो जिस किस्म की आपको लीडरशिप चाहिए है, जो मरहम डाले, उससे वो कासिर है। एक तो वो खुद उनकी सियासत ऐसी है, और ऊपर से जो इलेक्शन की सियासत है ये इसको और भी बढ़ा देती है। तो यकीनन इस वक्त बहुत ही सख्त टेंशन है पूरे मुल्क में, चाहे उन शहरों में हो या ना हो। और इस वक्त ये जो दो बड़ी आफतें हैं जो एक साथ आ गई, इन्होंने दोनों को कंपाउंड कर दिया। और आप समझते हैं कि ये भी खबरें आई हैं कि ये बाकी यूरोप में भी स्प्रेड हो सकता है, आपकी राय में? क्योंकि एक ऐसा इशू है जिससे लोग अपने आप को को रिलेट कर रहे हैं, रेशियल इशू है, नस्ली इशू है, इस हवाले से आपकी क्या राय? हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि ये इशू यूरोप में हो जाएगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम बिखरी सियासत देख रहे हैं ना। तो ये कोई हम आज तो नहीं देख रहे, इस वाकये की वजह से नहीं देख रहे। आप पिछले 3 महीने उठा लें, 3 साल उठा लें, 1 साल उठा लें, तमाम दुनिया में हमें एक टेंशन नजर आती है, एक डिविजन नजर आती है। उसके पहलू फर्क है, वो चाहे भारत हो, भारत में हमें वो मजहब के नाम पे नजर आती है, कहीं हमें वो इकोनॉमिक्स के नाम पे नजर आती है, कहीं हमें वो क्लाइमेट के नाम पे नजर आती है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपसे आज से 3 महीने 4 महीने पहले आपकी क्या खबरें थी, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चिले हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जर्मनी हो, हर जगह हमें एक गुस्सा, एक गम, और लोग सड़क पे नजर आते थे। चाहे वो पाकिस्तान एक लोग हमें गुस्सा एक नजर आता था। तो वो गुस्सा जो है वो कोरोना की वजह से गायब तो नहीं हो गया, ठीक है। और ये वही गुस्सा जो है, डर ये है कि देखें, अगर आप लोगों की जो मसाइल हैं और जो उनकी सेंसिटिविटीज हैं वो हल नहीं होंगी, तो वो जो मैं बात कर रहा था कि लावा जो है वो अंदर जमा होगा, और फिर जो इस किस्म का कोई भी वाकया होता है तो वो बाहर निकल आता है। तो ये नहीं है कि यूरोप में इस वाकये की वजह से होगा, लेकिन यूरोप भी ऑन एज है, भारत भी ऑन एज है, हांगकांग भी ऑन एज है, तमाम दुनिया इस वक्त ऑन एज है। और हुकूमतों को मेरे ख्याल में बहुत ख्याल ये रखना चाहिए कि ये वक्त जो है कौमों को यकजा करने का है, उनको डिवाइड करने का नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजर साहब अमेरिका से हमें ज्वाइन करने के लिए, और अपने जो कीमती ख्यालात है वो आपने हमारे साथ शेयर किए। व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था हमारा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फॉर्मेट कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि अगर इसमें कोई बेहतरी का पहलू हम मजीद ला सकते हैं तो आपके फीडबैक को सामने रखते हुए वो हम जरूर लाएंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला भी इस तरह जारी रहेगा। हमें ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे अपनी आरा से जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल रात 10:05 पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनैलिटी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।